स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि इस चैप्टर में होने वाला क्या है। हम सबों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसे समझते हैं। जब हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके कुछ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, किसी बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह पर हम ले जाते हैं अगेंस्ट सम फोर्स। जैसे कि स्प्रिंग हो गया, उस स्प्रिंग में हम क्या करते हैं कि इस स्प्रिंग के इस एंड को पकड़कर हम इस साइड ले आते हैं। हम लोग कुछ वर्क करते हैं, कुछ फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं। या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, कुछ सामान को अपने सरफेस से ऊपर उठाते हैं, तो वो वर्क जो है स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, जिस बॉडी के साथ में हम वो वर्क करते हैं। अगेंस्ट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम वर्क करें तो उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। उसे हम यहाँ पर देखेंगे। जब एक्सटर्नल फोर्स को अब फिर हम उसमें से हटा देते हैं, जैसे कि बॉल को हमने एक अर्थ के सरफेस से ऊपर ले आया और उसमें से हमने उस फोर्स को हटा दिया, मतलब हम उसे फ्री छोड़ देते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है और लूज़ करता है इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो नीचे फॉल करता है। तो ऐसे फोर्स जो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हों और वो एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, वो एनर्जी कहीं लॉस नहीं करते हैं, ऐसे फोर्सेस, ऐसे एनर्जी को हम कहते हैं कंजर्वेटिव एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। कूलम्ब फोर्स जो हम पिछले चैप्टर में हमने जो देखा, वो कूलम्ब फोर्स दो चार्ज के बीच में होते हैं, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और यहाँ पर अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स के साथ में उसे कंपेयर करें तो दोनों जो है 1/r² के जो है डिपेंडेंस हैं। यानी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस हम उन दोनों के बीच में रखेंगे, दो बॉडीज़ के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे, उतना कम उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होगा। वहीं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उन्हें हम अगर इसी तरीके से रखें पॉजिटिव नेगेटिव, तो भी जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना कम यहाँ पर उनके बीच में फोर्स अप्लाई होगा। बट ये ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं और ये रिपल्सिव भी हो सकते हैं कूलम्ब फोर्स। तो जिस तरीके से हम लोग मास को ग्रेविटेशन फोर्स के ग्रेविटेशन फील्ड पर हम यहाँ कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मास का हम ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर में कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि चार्ज को किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर में उसका जो प्रॉपर्टी होगा वहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसको जो है मिलता है। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि इस मास पर ये है अर्थ, और इस मास पर इसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो इसके ग्रेविटेशन फील्ड के वजह से हो रहा है, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी इससे ऊपर में हम ले गए हैं तो इस फील्ड की वजह से है। वहीं अगर यहाँ पर एक चार्ज होता Q और यहाँ हम दूसरा चार्ज रख रहे हैं स्मॉल q मान के चलिए, तो इस चार्ज पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसके वजह से इस चार्ज पर फोर्स लगेगा। कहने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। अगर हम Q चार्ज एक जगह रखते हैं और दूसरी जगह से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव Q जो है वो रहेगा, और अगर हम दूसरा पॉजिटिव Q चार्ज लाते हैं तो उन दोनों के बीच में जो है रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और वो रिपल्सिव फोर्स हमारे मोशन को यहाँ पर रिपेल करेगा। नेक्स्ट पेज में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। यहाँ कंसिडर कीजिए कि ये जो है एक पॉजिटिव यहाँ पर Q है
और दूसरा टेस्ट चार्ज हम ला रहे हैं पॉजिटिव Q। उसे यहाँ लाने के लिए हमें काम करना पड़ता है, हमें कुछ वर्क करने पड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है। ये Q इसे उधर ढकेलने की कोशिश कर रहा है इस Q को, बट हम इसे अपोजिट में ला रहे हैं। और ये कहना वैलिड होगा जब दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। ऑलराइट, अब हम जो टेस्ट चार्ज लेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होना चाहिए, ताकि वो इसका फील्ड को, इसके वजह से जो पोटेंशियल है उसे यहाँ पर डिस्टर्ब ना करे। जिस तरीके से हम अर्थ ले रहे थे, अर्थ बहुत बड़ा सरफेस था, अर्थ का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा था विथ कंपेयर टू अ बॉल। तो हमें यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई करना होगा इस चार्ज को यहाँ लाने के लिए, अगर ये फिक्स है, इसे हम किसी चीज़ पर फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ लाने में हमें उतना ही फोर्स लगाना होगा जितना ये इसे दूर ढकेलने में लगा रहा है। जस्ट इनफ टू काउंटर द रिपल्सिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है Fe, उसके जस्ट अपोजिट हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग कह सकते हैं दैट इज नेट फोर्स। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स ज़ीरो है, क्योंकि हम उतना ही फोर्स लगा रहे हैं और कोई नेट एक्सेलरेशन भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, वो उस चार्ज पर स्टोर होते जा रहा है जब तक वो यहाँ किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पॉइंट P तक पहुँचाना है, तो P तक पहुँचते पहुँचते जितना हम वर्क कर रहे हैं वो उसके एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है उस चार्ज पर। अगर हम वहाँ पर उस पर फोर्स लगाना बंद कर देंगे, उसे छोड़ देंगे, तो इसके रिपल्सिव की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी पकड़ लेगा और ये दूर भाग जाएगा। और वो काइनेटिक एनर्जी जो है कुछ इस तरीके से होगा कि जो हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इसे वर्क डन करने के बाद में दिया था, वो ही कन्वर्ट होगा और टोटल जो एनर्जी होगा वो कंजर्व होगा। ऑलराइट, तो यहाँ से यहाँ तक में जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको यहाँ बताया। तो अब हम अगर वर्क डन यहाँ कैलकुलेट करें, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट लेंगे और उन्हें इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ये वर्क डन क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं उसके वजह से जो वर्क डन आ रहा है दैट इज F डॉट डी आर, F एक्सटर्नल डॉट डी आर। अब अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर इसे हम कन्वर्ट करें, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट है एक्सटर्नल फील्ड के, एक्सटर्नल फोर्स के, सॉरी। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स को आप नेगेटिव साइन के साथ में इस तरीके से लिख सकते हो। दोनों का मीनिंग सेम है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो ये वर्क डन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जो है उस पर पोटेंशियल एनर्जी बनकर वो स्टोर हो जाता है। आप ऐसा भी कहो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, बस नेगेटिव साइन का यहाँ पर डिफरेंस है। अब अगर जैसे कि दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पर इसका कुछ पोटेंशियल है, यहाँ पर आते आते थोड़ा सा एनर्जी गेन करता है, तो यहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ, पोटेंशियल का बात हम आगे करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, सो यहाँ से यहाँ मूव करने पर हम इस पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करते हैं और वो करने के लिए हम यहाँ पर वर्क करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क। सो वर्क डन बाय अस बाय एक्सटर्नल फील्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम R टू P, R से P लाने पर वो हो गया वर्क RP, तो वही हमारा वर्क डन हो गया। और अगर हम इसी को कहें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही उसका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ RP, इसी का ओपोजिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो वर्क डन यहाँ पर हम लोग करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी जो है फाइनल और इनिशियल पर। वो कहीं और दूसरे मोड्स पर डिपेंड नहीं करता है, वो बस ये देखता है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना था। और ये है यहाँ पर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। यही है इसका फंडामेंटल, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का हम लोग बात कर रहे हैं तो ये है इसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। और द पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी प्रूव्ड यूजिंग कूलम्स लॉ, और उसे हम यहाँ पर उसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं। यानी कि कूलम्स लॉ से भी हम यहाँ प्रूफ कर सकते हैं कि एक पॉइंट ये है और ये है, यहाँ से यहाँ अगर ये कुछ इस तरीके से मूव करते करते आता है तो पाथ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कूलम्स लॉ से हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट पर यहाँ हम निकाल सकते हैं जो उसका फोर्स है, उसका जो फील्ड आ रहा है उसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि जो वर्क यहाँ पर हो रहा है वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के टर्म में है। उसका जो मीनिंगफुल हम वर्क किसी को कहते हैं जब यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर चार्जेस को ला रहे हैं। तो यहाँ पर हम हमेशा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, उससे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है और उसी में हम कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट अल्फ़ा ऐड करके इसी को हम दूसरी जगह पर ले गए, लेकिन कांस्टेंट ऐड दोनों में हमने किया है तो डिफरेंस जो है वो सेम है। यहीं पर हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर एक को हम जीरो मानते हैं, यानी कि ओरिजिन के साथ में हम इसे रिलेट कर सकते हैं। ओरिजिन है, इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो हमें अगर फाइंड करना है तो वो डिफरेंस तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो एक को अगर हम जीरो माने और दूसरे का कोई वैल्यू है तो उनके बीच का डिफरेंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एक कन्वीनियंट चॉइस है यहाँ पर, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जीरो को जो है वो इन्फिनिटी पर मानते हैं। तो जब भी हम एक पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा वो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर हो जाता है। उसी के बारे में यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में जो एक्चुअल हमें मिलता है डेफिनेशन वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यू कैन गो थ्रू दिस। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर। वो एनर्जी था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। क्या डिफरेंस है चलिए देखते हैं। जब हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को तो वो वर्क डन होता है ऑन द चार्ज। अब चार्ज पर वर्क करना है, यानी कि हम ये इफ़ेक्ट करेगा कि चार्ज कितना है, वर्क को ये इफ़ेक्ट करेगा। अगर हमारे पास में ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कम चार्ज है तो कम वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्क जो है वो चार्ज पर डिपेंडेंट है। अगर हम इस डिपेंडेंस को हटा देते हैं, यानी कि हम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किसी सिंगल चार्ज की वजह से कुछ दूरी पर उसके जो आसपास के सराउंडिंग है वहाँ पर उसका जो है पोटेंशियल कितना है, तो उस चार्ज के डिपेंडेंस को हटाने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं उस अमाउंट ऑफ चार्ज से। यानी कि वर्क डन करना पड़ा दूर से हमें इन्फिनिटी से किसी चार्ज के पास में किसी टेस्ट चार्ज क्यू को लाने के लिए, उससे हमें मिला पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम उसी में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कर दें तो हमें मिलता है पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिस क्यू। इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्यू की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमें मिल जाता है। अब हम सिंपली अगर डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर हमें कहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर हम उसे डिवाइड करें चार्ज को तो हमें पोटेंशियल मिल जाता है। यहाँ पर ये पोटेंशियल जो है ये जो Vp माइनस VR है ये यहाँ पर डिफरेंस है। जैसे कि हम ऊपर में भी हमने देखा तो वही डिफरेंस यहाँ पर है। अगर हम यहाँ उसे ज़ीरो मान करके फिर से करते हैं
तो उसी तरीके से हमें जिस तरीके से एनर्जी का कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से पोटेंशियल कॉन्सेप्ट में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जस्ट आपके जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करने के लिए। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में ये जो आपको यहाँ पर इक्वेशन दिख रहा है, ये है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल का यहाँ पर एक डेफिनेशन देखते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ हम अगर डिवाइड कर दे पर यूनिट चार्ज से तो ये हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यही बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब बुक में इसको कैसा कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है, दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहा है, यानी कि जो हमने यहाँ डिवाइड करा, इस डिवाइड करने को ही वो 1 मान रहा है। यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही अगर हम लाएंगे तो जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सेम कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट पेज में है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द रीजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और वहीं यहाँ जो सेकेंड पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें कहता है कि टू ऑब्टेन द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, अगर हम वर्क डन ऑब्टेन करते हैं तो हमें जो टेस्ट चार्ज लेना है वो इनफाइनाइट स्मॉल लेना है, ताकि जिस चार्ज की वजह से हम लोग पोटेंशियल यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं उसे अफेक्ट ना करे। और यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल आएगा वो डेल डब्ल्यू यानी डेल वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग जो अप्लाई करेंगे वो इक्वल और अपोजिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास में, उस पॉइंट चार्ज Q के वजह से क्या पोटेंशियल आता है, उसके वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इसके वजह से हमने फोर्स देखा, उसकी वजह से अब हम देखेंगे कि उसके वजह से पोटेंशियल क्या आता है। तो हमारा जो जनरल कॉन्सेप्ट है, हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, जिसका यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, इसलिए हम इसे यूनिट कहते हैं, यूनिट पॉजिटिव। इसे हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट P तक लेकर के आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि वर्क डन क्या करना पड़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट Q पर, जहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। हम इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसे लेकर के आएंगे इस पॉइंट पर, और उसे लाने पर जितना वर्क डन करना पड़ेगा उससे हम लोग ये फाइंड करेंगे कि यहाँ पर उसका पोटेंशियल कितना है। वर्क डन फाइंड करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमें पता है, इसका यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग फोर्स निकालते हैं। यहाँ से इन्फिनिटी से हम यहाँ चल दिए और यहाँ आते आते एक पॉइंट P डैश मिलता है, उस P डैश पर फोर्स निकालते हैं। फोर्स वहाँ हो जाएगा, फोर्स Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर Q है ये, और दूसरा जो Q है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R डैश स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। और इसका जो डायरेक्शन है, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन है वो R डैश का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में होगा। वो पॉजिटिव फोर्स है, उस साइड में वो फोर्स लगा रहा है, यहाँ से उस साइड में। अब यहाँ वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन कैसे, इस फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट हम लोग करेंगे, और उस डिस्प्लेसमेंट करने पर
इस छोटे से स्मॉल एरिया एलिमेंट पर हम एरिया एलिमेंट नहीं, स्मॉल लाइन एलिमेंट पर हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करेंगे और उस डिस्प्लेसमेंट पर कितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे डेल्टा डब्ल्यू से, मतलब छोटे अमाउंट पर कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे सारे छोटे छोटे को ऐड करते 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 यहाँ तक आते में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसे इंटीग्रेशन करके हम उसे ऐड करेंगे। अब ये डेल्टा डब्ल्यू कितना आएगा, फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है डेल्टा आर डैश, यहाँ से यहाँ तक आने में डेल्टा आर डैश लगा और वो हम कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हम यहाँ लगाएंगे नेगेटिव चार्ज। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, एक छोटा सा वर्क डन मिल गया, बाकी टोटल वर्क डन को हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे कैसे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से कैलकुलेट करेंगे कहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पर हम लोग ये निकाल रहे हैं, ऑलराइट। तो इस पॉइंट तक हम इसे लेकर के आएंगे, तो इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक क्या है वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे। डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पर लिखने से अच्छा हम सीधे इसी टर्म को लिख देते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर और ये डेल्टा आर डैश। यहाँ पर ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म बाहर आ जाएगा और इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई आर डैश स्क्वायर का डेल्टा आर डैश के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हमें मिलेगा इट इम्प्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर का 1 बाई आर हो जाता है और 1 बाई आर को हम लोग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी हम लोग उसे कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा जो वर्क डन आएगा टोटल, उसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई आर करेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये जो है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमें मिलेगा, जो कि पोटेंशियल एट आर है। नाउ अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, वो जो पोटेंशियल हमने देखा पोटेंशियल एट आर वो सभी पर वैलिड होगा। अगर चार्ज जो है पॉजिटिव है तो भी वो वैलिड होगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो भी वो वैलिड होगा। अगर यहाँ पर हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर ग्राफ बनाएं तो आप देखोगे कि पोटेंशियल जो है 1 बाई आर डिपेंडेंस है, हमने यहाँ पर जो भी डिस्कस करा ये 1 बाई आर डिपेंडेंस है, और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जो है वो होता है 1 बाई आर स्क्वायर डिपेंडेंस। तो हम इसे कर्व में कुछ इस तरीके से प्लॉट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल है और ये इस साइड में डिस्टेंस के साथ में है। अब यहाँ कहता है कि जो पोटेंशियल है अगर हमारे पास में पॉजिटिव है तो हमें वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, लेकिन अगर हमारे पास में नेगेटिव है और हम अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं तो ये तो ऑटोमेटिक ले आएगा, तो हमें इसके ऑपोजिट वर्क करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर अगर वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। बट कोई सा भी केस हो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हमेशा ज़ीरो है। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बारे में भी यहाँ पर देखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमें पता है, इसीलिए हम ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो q इंटू 2a होता है और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर में इसका डायरेक्शन होता है। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो जो है सिर्फ इसके डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर इसका एंगल से भी ये डिपेंड करता है। इन दोनों के जो मोमेंट वेक्टर है p और यहाँ पर से जो डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का डायरेक्शन है वो r, उन दोनों के बीच का एंगल से भी ये डिपेंड करता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर में। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा है कि जो फील्ड होता है वो 1/r² का डिपेंडेंस नहीं होता है, वो 1/r³ का डिपेंडेंस होता है। जब आप डाइपोल वाला वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम डिटरमाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हम एक लार्ज यानी कि थोड़ा सा दूर पर इसे देखेंगे। ये r जो है इसका जो डिस्टेंस होगा वो इसका a डिस्टेंस से बहुत ही दूर में होगा। तो हमने जैसे यहाँ पर देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो हम जब पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वो पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर V = 1/4πε0 Q/r1²। मतलब जो यहाँ पर एक चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से r1², और जो नेगेटिव चार्ज है उसके वजह से माइनस, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस आया 1 Q/r2²। अब इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा लेंदी है। हम r1 का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि हम इस r का डिस्टेंस पता है हमें और ये a हमें पता है, तो इसे हम ऐड करेंगे वेक्टर एडिशन के फॉर्म पर। और यहाँ जो r2 है उसे भी हम उसी तरीके से वेक्टर एडिशन के फॉर्म पर ऐड करेंगे। तो हमें मिलेगा r1² = r² + a² - 2ar cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है और वेक्टर एडिशन का। और यहाँ पर r2² का भी उतना फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। यहाँ हम क्या करेंगे कि यहाँ r² को कॉमन ले लेंगे और इसके अंदर में जो है a²/r² आ जाएगा, और ये 2ar जो है वो 2a cos थीटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय r, और इन दोनों के बीच में जो है वो साइन है माइनस का। यहाँ पर जब r को बहुत ही बड़ा हम ले रहे हैं a से, तो a²/r² वाला जो टर्म है उसे हम हटा देंगे और इसका जो r1² का वैल्यू आएगा वो इतना आएगा। यहाँ पर 1 भी होगा, 1 माइनस, क्योंकि r का जो है वो यहाँ से हटा देंगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा। और उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पर r2² का जो वैल्यू है वो भी उसी तरीके से आएगा। और इसका जो बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में एक्सप्रेशन है उसे मैं आपको एक पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ जो 1/r1 है, ये 1/r1 जब हम इसे इन्वर्स करेंगे, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में इसे बैठाना है। ये फॉर्मूला V = 1/4πε0 Q/r1 है। तो ये यहाँ 1/r1 और 1/r2 का कैलकुलेशन है। तो हम जस्ट इसे इन्वर्स कर देंगे और इन्वर्स करके हम उसे बाइनोमियल थ्योरम से उसे एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इसका थ्योरम कहता है कि यहाँ पर अगर जैसे कि यहाँ 1 है, 1 के साथ में माइनस करके कुछ लार्जर टर्म्स हैं, तो इसका जो पावर है वो लार्जर टर्म के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर हम इस 1 माइनस करके इस लार्जर टर्म को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1/r1 का जो वैल्यू है वो इतना आएगा। उसी तरीके से 1/r2 का जो वैल्यू है वो भी इतना आ जाएगा। यहाँ इक्वेशन 2.13 और 2.13 का b के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। ये दोनों एक्सप्रेशन हमारा आ गया। उसके बाद जो है हम उसी फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट करेंगे आगे का जो पोटेंशियल है वो, उसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। पोटेंशियल जो आएगा 1/4πε0 Q/r1 - Q/r2, और यहाँ पर Q/r1 का यहाँ वैल्यू हम ले लेंगे, Q दोनों से कॉमन ले लिए, और 1/r1 और 1/r2 का जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। और उन्हें हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1/r को भी बाहर कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर इससे 1 आ जाएगा, इससे -1 आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें 2a cos थीटा ऊपर में आ जाएगा। नीचे में जो r है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा
और यहाँ पर जो फाइनल हमें पोटेंशियल मिलेगा वो इतना मिलेगा। अब हमें पता है कि Q इंटू 2A को हम P लिख सकते हैं। अब यहाँ पर P cos थीटा है, उस P cos थीटा को P डॉट R हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? P cos थीटा का क्या मतलब है कि P जो है वो डायपोल मोमेंट वेक्टर है, ये P, और cos थीटा जो है ये R के साथ में जो एंगल बन रहा है उसके साथ में ये थीटा है। तो P डॉट R वेक्टर R कैप करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ इन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है उसे हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट हो जाएगा P cos थीटा, क्योंकि R कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम जो पोटेंशियल है फाइनली उसे कुछ इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू 1/4πε0 P डॉट R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और जैसे कि हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन वैल्यू भी लिया हुआ है, हमने ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिया हुआ है कि जो डाइपोल है उससे जो पोटेंशियल हम मेज़र करेंगे वो काफ़ी दूर पर होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा सिचुएशन में ही ये वैलिड होगा। और अगर ये पॉइंट डाइपोल है, पॉइंट डाइपोल यानी कि इन दोनों का सेपरेशन बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम, यानी कि बिल्कुल हम उसे नेगलेक्ट ही कर सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये वैलिड होगा। ऑलराइट, अब जब हम यहाँ पर cos थीटा का बात करते हैं तो cos थीटा, तो यहाँ जब थीटा 0 डिग्री और पाई होगा तो यहाँ पर जो हमारा डाइपोल एक्सिस पर जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू हो जाएगा ±1/4πε0 P बाई R स्क्वायर। यहाँ पर cos थीटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि cos थीटा हो जाएगा 1, और ये प्लस है आपका 0 के लिए, माइनस है यहाँ पर पाई के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर cos थीटा जो है हमारा, ये थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, तो थीटा 90 डिग्री होने पर यानी कि ये डाइपोल है अगर हमारा, और इससे हम सीधे 90 डिग्री पर हम अगर पोटेंशियल मेजर करें तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा। cos ऑफ 90 डिग्री इज 0। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो पोटेंशियल जो होता है डाइपोल का वो सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो एंगल पर भी डिपेंड करता है। और इसका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है P और इसका जो पोजीशन वेक्टर है R, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है। cos थीटा से हम उसे कैलकुलेट करते हैं। साथ में सेकंड पॉइंट में कहता है कि जो हम पोटेंशियल अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे वो 1/r पर फॉल कर रहा था। अगर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम देख रहे थे तो वो 1/r पर फॉल हो रहा था, बट यहाँ पर ये 1/r स्क्वायर पर फॉल होता है जो हमारा डाइपोल है उसके वजह से। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे वो 1/r क्यूब पर फॉल हो रहा था, यहाँ पर ये 1/r स्क्वायर पर फॉल हो रहा है। तो जो कर्व होगा इसका, वो कर्व आप फिगर 2.5 में देख सकते हो, उसी तरीके से बनेगा। नाउ मूविंग ऑन टू पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज था, उसकी वजह से हमने देखा हमारे पास में डाइपोल्स थे, 2 चार्जेस थे, उसकी वजह से हमने देखा। अब हमारे पास में सिस्टम ऑफ चार्ज है। सिस्टम ऑफ चार्ज होने की वजह से उसका पोटेंशियल क्या आएगा किसी पॉइंट पर। तो यहाँ पॉइंट P लिया हुआ है, उस पर चार्ज इतने सारे हैं, इनके वजह से क्या पोटेंशियल आ रहा है उसे हम देखेंगे। तो पहला चार्ज की वजह से, चार्ज Q1 की वजह से उस पॉइंट P पर V1 चार्ज आ रहा है, मतलब V1 पोटेंशियल आ रहा है। चार्ज 2 की वजह से V2, चार्ज 3 की वजह से V3। उसी तरीके से जितने सारे nth चार्ज होंगे उन सभी के वजह से Vn यहाँ पर आएगा, और टोटल हम यहाँ पर पोटेंशियल को ऐड कर सकते हैं इसका जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से। तो V हमारा हो जाएगा V1 + V2 अप टू Vn। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो 1/4πε0 बाहर आ जाएगा, और ये जो है चार्जेस, उनका जो डिस्टेंस है और चार्ज है उसे हम डिफरेंट
अलग से हम यहाँ पर इसे ऐड करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। साथ में एक पॉइंट यहाँ पर और दिया हुआ है, कहता है कि अगर हमारे पास में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हमारे पास में कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो कि एक सिंगल पॉइंट पर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसे छोटे छोटे पार्ट्स पर डिवाइड करके हम उसका जो पोटेंशियल है एक पॉइंट पर उसे कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी सभी को जोड़ देंगे। जिस तरीके से हमने अभी यहाँ पर चार्जेस की वजह से ऐड किया, उसी तरीके से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और अगर बहुत ही स्ट्रिक्टली हम यहाँ पर अगर एग्जैक्ट फाइंड करना चाहें तो हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा स्फेरिकल सेल के वजह से पोटेंशियल क्या होगा। तो स्फेरिकल सेल का कुछ रेडियस होता है, उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा उसे हम कुछ इस तरीके से मेज़र करते हैं कि एक पूरे सेल का जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे चारों ओर, उसे हम ये एज्यूम करते हैं कि सभी कॉन्सनट्रेटेड है एट द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर पर वो कॉन्सनट्रेटेड है और वहाँ से हम फिर जो रेडियस आता है इसका आर, उस आर से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, इसका आर को, और अंदर वाला आर और बाहर वाला जो डिस्टेंस है उसके साथ में हम कैलकुलेट करते हैं v = 1/4πε0 Q/r से यहाँ पर मेज़र करते हैं। ये r यहाँ पर कंप्लीट r है और इसका जो रेडियस है वो है r, यानी कि कैपिटल R। और यहाँ पर जब हम सेकेंड वाला बात करें, सेकेंड सिचुएशन कि एक सेल के अंदर में क्या होगा पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज हम बीच में अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो अंदर में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि अंदर में 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है यानी कि यहाँ पर चार्ज जो है चेंज नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर उसका जितना पोटेंशियल होगा सरफेस पर, उस सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इनसाइड द सेल होगा, और उसका वैल्यू है v = 1/4πε0 Q/r, जहाँ पर ये r जो है वो इस सेल का रेडियस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।